वीडियो में हमने CE 304 यानी कि पेपर 4 उसमें जो 7 श्रेष्ठ एकांकी है उसके अनुलक्ष्य में एकांकी के उद्भव विकास, एकांकी के तत्व, प्रमुख एकांकीकार, इन सब के बारे में जाना। अब हम पाठ्यक्रम में जो एकांकियाँ आती हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सबसे प्रथम एकांकी आपके कोर्स में है सूखी डाली, और सूखी डाली एकांकी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। तो चलिए उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन के बारे में हम पहले जानेंगे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने के बाद हम शुरू करेंगे सूखी डाली एकांकी। तो उपेंद्र नाथ अश्क। तो चलिए उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में हम जानेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 में हुआ था। पंजाब के जालंधर प्रांत में उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि सामान्य ब्राह्मण परिवार में यानी मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी 19 जनवरी 1996 में। अब उपेंद्र नाथ अश्क की प्रतिभा बहुमुखी प्रतिभा थी और इसीलिए वो केवल एकांकीकार नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक और कहानीकार थे। यहाँ तक उन्होंने अनुवादित कृतियाँ भी लिखी है, काव्य भी बहुत अच्छे लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। और अश्क जी जो है वो आदर्शोन्मुख, कल्पना प्रधान अथवा कोरी रोमानी रचनाओं के रचनाकार है। अब आदर्शोन्मुख, कल्पना प्रधान जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है ये मैं आपको कह दूं पहले। तो जिस प्रकार प्रेमचंद थे, बहुत ही हमारे हिंदी कहानी जगत और उपन्यास जगत के सम्राट प्रेमचंद, उसके बारे में हमने प्रथम सत्र में पढ़ाई है। तो जिस प्रकार प्रेमचंद थे वो जो भी रचनाएं करते थे पहले उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख थी और उसके बाद वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ उनकी रचनाएं गई, यानी कि उनकी विचारधाराएं प्रकट हुई। तो आदर्शोन्मुख का मतलब ये है कि हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों के आधार पर हम कुछ आदर्श स्थापित करते हैं। उस आदर्श को लेते हुए, उस आदर्श के सिद्धांतों को, उन नैतिक मूल्यों को देखते हुए और उसी को प्रतिष्ठित करते हुए हम जो रचना करते हैं वो आदर्श वत्ता उन्मुख यानी उसकी तरफ देख रहा। तो इस प्रकार आदर्शोन्मुख, कल्पना प्रधान रोमानी रचना के रचनाकार हमारे उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन परिचय में जानने से पता चलता है कि वे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। जैसे कि जन्म तो आपको मैंने कहा कि 14 दिसंबर 1910 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब उनके 6 भाई थे, उसमें वे दूसरे थे। उनका मतलब है कि वो उनसे एक बड़ा भाई और था और वो दूसरे नंबर के थे। उसके बाद उनके 4 भाई थे। उनके पिता पंडित माधोराम स्टेशन मास्टर थे। यहाँ तक उन्होंने जालंधर से मैट्रिक और फिर उसी जालंधर से वही DAV कॉलेज से उन्होंने 1931 में BA की परीक्षा पास की। आपको मैं विदित करना चाहूँगी कि 1931 में मैट्रिक या BA पास करना, मैट्रिक पास करना ही हमारी स्नातक कक्षा पास करने बराबर था, यानी कि BA पास करने की जो है तुलना में कर सकते हैं हम, उतना महत्व उस वक्त था। मैट्रिक पास यदि कोई होता है और नौकरी में ऐसा मैट्रिक पास नहीं मिलता तो लोग घर पर बुलाने के लिए आते थे नौकरी के लिए, उस वक्त इतना महत्व था। तो उस वक्त उन्होंने मैट्रिक पास की, उसके साथ साथ BA की परीक्षा भी पास की। अब जो है हर बचपन में जो भी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो या अच्छे कवि हो या रचनाकार हो, कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। तो बचपन से ही जो है हर व्यक्ति के मन में एक सपना होते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो है उन्होंने बचपन से ही बहुत सारे स्वप्न देखे थे। वे अध्यापक बनना भी चाहते थे, लेखक और संपादक भी बनना चाहते थे, यहाँ तक अच्छे वक्ता और वकील बनना चाहते थे, अभिनेता और डायरेक्टर बनना चाहते थे और थिएटर अथवा फिल्म में जाने के भी बहुत सारे सपने देखते थे।
उन्होंने जो सपने देखे वो हम आगे जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवन यात्रा जब हम सुनेंगे तब बहुत ही आश्चर्य होगा आपको कि जितने स्वप्न उन्होंने देखे वो सभी स्वप्न उन्होंने पूरे किए। वो अध्यापक, लेखक, संपादक, वकील, अभिनेता, डायरेक्टर सब कुछ बने और उसके कारण कह सकते हैं कि स्वप्न देखना और उसको पूरा करना ये बहुत अच्छी प्रतिभा का परिचायक है। जीवन परिचय के बाद अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कब ली और कहाँ ली, कैसे ली। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जब ली थी, मैंने आपको पहले कहा जालंधर स्कूल में ही ली थी उन्होंने, तब से ही उनकी प्रतिभा झलक उठी थी, क्योंकि उन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही पंजाबी में तुकबंदियाँ जो है वो लिखनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक वो स्नातक हुए तब उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया और विशेष योग्यता उन्होंने की जो परीक्षाएं थी वो पास की। बीए पास करते ही अब बचपन से ही उनकी प्रतिभा झलक उठी थी। उसका उदाहरण ये है कि जब वो प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे तब 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। तुकबंदियाँ लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने स्नातक होने के बाद अध्यापन कार्य भी शुरू किया और विशेष योग्यता के साथ उन्होंने विधि की परीक्षा भी जो है पास की। अब बीए पास करते ही उपेंद्र नाथ अश्क जब जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल के अध्यापक हो गए। बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ही अध्यापक के रूप में हो और हमारे ही गुरु हमारे साथ एक स्टाफ के मित्र के रूप में हो, तो बहुत ही एक अच्छी बात मानी जाती है और बहुत ही गर्व की बात मानी जाती है। उसके बाद यानी कि उनका ये स्वप्न पूरा हो गया अध्यापक बनने का। उसके बाद 1933 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अब आजीविका तो चलानी पड़ेगी, तो उस जीविका जो है उपार्जन हेतु वे उन्होंने साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए साप्ताहिक पत्र यानी सप्ताह में एक बार जो पत्र आता है वो। अब पत्र और पत्रिकाएं बहुत वैसे हमारी जो देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले से लेकर आज तक चल रही है। हमारे लाइब्रेरी में भी हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। अब न्यूज़पेपर और आप किताबें पढ़ते हैं उससे अलग जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें चिंतन मनन और समस्याओं पर विचार होता है, अच्छे अच्छे लेखकों के लेख होते हैं। तो वो पत्र यानी साप्ताहिक पत्र उस समय बहुत चल रहे थे और इसी कारण जो है उन्होंने भूचाल नामक पत्रिका का संपादन किया। अन्य साप्ताहिक वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, गुरु घंटाल, वो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका उनकी हुई थी। वो भी जो है थी, उसमें वे 1 रुपये में एक कहानी लिखकर देते थे एक सप्ताह में, क्योंकि पत्रिका एक सप्ताह में ही आती थी एक बार, तो वो 1 रुपये में एक कहानी लिखते थे। तो यहाँ ये बताने की आवश्यकता ये पड़ी कि कोई भी लेखक जब महान बनता है, कोई भी रचनाकार जब प्रतिभावान बनता है, तो उसके लिए उसको कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। तो उस वक्त जो है कितनी आर्थिक परिस्थिति से वे संघर्ष करते रहे होंगे, ये उदाहरण है उनका। 1934 में उनको लगा कि ये जो पत्रिका में लिखना और इस प्रकार से रचनाएं लिखना उनको थोड़ा सा व्यर्थ लगा और उन्होंने फिर से अपनी दिशा जो है बदल दी और उन्होंने लॉ कॉलेज में जो कायदे की ज्ञान की शिक्षा देते हैं वहाँ लॉ कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया और उनका दूसरा स्वप्न जो है वो भी उन्होंने पार किया कि 1936 में उन्होंने लॉ पास कर दिया, क्योंकि वो भी वकील बनना चाहते थे, वो भी कायदे का जो है ज्ञान ग्रहण करना चाहते थे। मगर कहा जाता है कि 1936 का समय यानी उन्होंने जब लॉ पास किया उसके बाद जो उनके बहुत ही संघर्ष के दिन रहे थे, क्योंकि उसी वर्ष लंबी बीमारी और प्रथम पत्नी के देहांत के बाद उनका जो जीवन था वो दूसरी मोड़ उसने ले लिया। 1936 के बाद अश्क जी का जो लेखक था उनका व्यक्तित्व था, लेखक का व्यक्तित्व जो था वो अति उर्वर युग में प्रारंभित हुआ। उर्वर युग यानी उच्च कक्षा में,
कोई भी लेखक अपने लिए लिखता है या रचनाकार जो है देश के लिए लिखता है, तब उसका कुछ समय होता है। जब वो शुरुआत में लिखता है तब उनकी रचनाओं पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें मान्य भी नहीं गिना जाता। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लेखक हैं कि सब पत्रिका में भी लिखने के लिए उनको मना कर दिया था। हमारे हिंदी के छायावादी कवि निराला, उनको भी पहले नकारा जाता था, उनकी पत्रिकाओं को लिया नहीं जाता था, उनके लेखन को जो है स्वीकार नहीं किया जाता था। फिर आपको पता है कि कितने संघर्ष के बाद निराला हमारे छायावाद के प्रखर कवि के रूप में हमारे सामने आए। तो इस प्रकार शुरुआती दौर उनका जो है संघर्ष में रहा, मगर 1936 के बाद कहा जाता है कि उनका लेखक का जो एक व्यक्तित्व था उसका जो है उच्च जो स्थान या जो है बहुत ही अच्छा युग जो है वो प्रारंभिक हुआ। अब किस प्रकार उनका उर्वर युग प्रारंभ हुआ,